हाँ जी। तो बोला वो काम दिया था पढ़ के आने को। ये 4 तरह के जो नोट्स में आपके लिखे हुए हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज फॉर कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ टीचिंग में 4 तरह के नाम है। कंटिन्यूअस प्रोज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, एल्गोरिथम वाला, ह्यूरिस्टिक वाला और डिसीजन टेबल वाला। कुछ समझ में आएगा कुछ पढ़ने से? कुछ 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 ही आया? पढ़ाई नहीं कहाँ से आता? आज किस किस ने पढ़ा वो बताओ। 1 2 3 आदमियों ने हाथ खड़े किए, 4। बाकी समय नहीं मिला। अब कौन सी रीट की तैयारी कर रहे थे? पच करा, रीट का पच चल रहा है। पच करना पड़ा ना पहले, या कोई लाडू लूडू खाना भी पच भी करे पच। रीट का पच चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, क्या समझ में आया आप बताओ। बाकी तो सर ऐसे आप इंटेलिजेंट हो, आप बताओ। हम्म? नहीं। देखिए, यहां से है कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप ऐसा कुछ चीज पढ़ा रहे हो, इसकी प्रकृति कॉम्प्लेक्स नेचर की है, कहीं जटिल कोई रूल आ गए, कोई टॉपिक आ गया, कोई प्रक्रिया है, प्रोसीजर है जिसकी नेचर कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, टीडीएस है, डिफिकल्टी भरी हुई है, तो ऐसी मुश्किल चीज को बच्चों को हम जो टीच करवाना होता है, उसको टीचिंग करवाने के लिए हम कौन सा कम्युनिकेशन का स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो हमें 4 प्रकार के कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सजेस्ट किए जाते हैं। चारों को आप समझने के लिए समरी में समझ लो, बात वहीं से सारी समझ में आ जाएगी। ये हैं 4 प्रकार के कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। क्या क्या नाम है? कंटिन्यूअस प्रोज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, एल्गोरिथम, वही नाम है CS वाला कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और डिसीजन टेबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ये चारों तरह के स्ट्रेटजी कब कब काम में लिए जाने हैं, हर एक का अपना अलग अलग सिचुएशन है। ये है यूजफुल किस सिचुएशन में, यूजफुल फॉर, यूजफुल फॉर, यूजफुल फॉर। तो कंटिन्यूअस प्रोज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, ये यूजफुल तब होगी जब आपको जो बच्चों को कम्युनिकेट करना है, जो कंटेंट्स, विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, वो कैसा है, डिफिकल्ट है और उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या टीडीएस से कोई प्रक्रिया समझानी हो। यानी ऐसी अवधारणाएं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, डिफिकल्ट नेचर के हैं।
जैसे मान लो अभी हम लर्निंग पढ़ना चाह रहे हैं, हम जैसे कम्युनिकेशन पढ़ना लग रहे हैं, अब मुझे लगे कि यार ये अपना जो टॉपिक है ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, बच्चों को समझ आने में जोर आएगा, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है या टीडियस प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया समझानी है जो काफी कठिन है, क्लिष्ट है, तो ऐसी कोई टॉपिक जो काफी टीडियस नेचर का हो या काफी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्टी भरे टॉपिक से आपको डील करना पड़े, तो हम कौन सी वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे कम्युनिकेशन के लिए? कंटिन्यूअस और प्रोज, लगातार पूरी की पूरी चीज जो आपका टॉपिक है वैसे प्रोज फॉर्म में लिखा होगा, या मुंह से बोलेंगे तो प्रोज फॉर्म में बोलेंगे। जैसे मैं क्लास में बोल रहा हूं अभी, तो मैं कोई पोइट्री नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रोज के सेंटेंस वाक्य बोल रहा हूं। नॉर्मली हमारे कक्षाओं में टीचर प्रोज में बोलते हैं, नहीं पोइट्री बातें होती हैं, पोइट्री पढ़ने की होती है, समझाई जाती है, हमेशा किसमें है? प्रोज भाषा में समझाई जाती है। वो कंटिन्यू लगातार आप जो हैं अपनी तरफ से सिंपल सामान्य लाइफ एग्जाम्पल, एक सरल भाषा में अन्य वर्ड्स को मॉडिफाई करते हुए बच्चों एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। ये मान लो अभी आपको क्लास में पढ़ाने के लिए ये वाली स्ट्रेटजी ही काम में ले रहा हूं प्रेजेंट अपनी क्लास में, कल भी लगातार अपनी हमारी क्लासेस में कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? कंटिन्यूअस प्रोज वाली अपनाई जाती है। ये और तरीके भी हैं, वो भी सीखेंगे। तो यानी इसमें करना क्या होता है? करना ये होता है प्रोसेस क्या से अपनाई जाती है, क्या प्रक्रिया है इसकी। गिवन कॉन्सेप्ट या रूल या प्रोसीजर जो भी है, जो मेरे को आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई रूल या कोई अगर आपको जो मेरे को समझाना है, जो मैं दिया हुआ है मेरे को टॉपिक पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक क्या करना है? ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है, रूल है, जो प्रक्रियाएं हैं आर एक्सप्लेन्ड, ये आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी। जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेन किससे की जाएंगी? थ्रू वर्बल लैंग्वेज, जो शब्द हैं यानी कि लिखकर या बोलकर। तो मैं कभी बोर्ड पे लिखता हूं, कभी मैं अधिकांश जुबान से बोलता हूं। वैसे वर्बल तरीके से, नॉन वर्बल यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं होगा। कौन सा तरीका लेना है? वर्बल कम्युनिकेशन काम में लेना है, या तो ओरल और या रिटन, लिखकर या बोलकर बच्चों को जो आपको दिया गया टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर है, उसको क्या करने का है? एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है। और नाम से पता है ये काम करना किस में है? प्रोज फॉर्म की आप भाषा को चुनेंगे, ना कि पोइट्री वाले को। तो लिख दिया है प्रोज फॉर्म में समझाइए बजाय पोइट्री में समझाने के। क्लियर? तो इफ द टॉपिक, if the concept, if the procedure that is to be taught is difficult, is complex, is tedious, अगर जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को टीच करवाना है, इंस्ट्रक्ट करना है, अगर वो डिफिकल्ट है नेचर का है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, जटिल नेचर का है, तो आप उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के लिए प्रोज वाली भाषा चुनी जाएगी, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है वही चुनी जाएगी। और सिंप्लीफाइड करने का काम हमारा टीचर का है ही है। इसको ही क्या बोला गया है? कंटिन्यूअस प्रोज टेक्निक स्ट्रेटजी बोला गया है कम्युनिकेशन की। दैट्स ओके। तो ये कंटिन्यूअस प्रोज वाली कब काम में ली जानी है? किसी भी डिफिकल्ट या टीडियस प्रोसीजर या कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। फिर हैं ये दोनों चीजें, ये दोनों जो स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन की हैं, एल्गोरिथम वाली और ह्यूरिस्टिक वाली, ये कब काम में ली जाती हैं? ये डिफिकल्ट विषय के लिए नहीं होती हैं, ये होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये दोनों में समानता क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपनाई जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को सॉल्व करनी है, यानी इस बार मेरा काम कम है, बच्चों का काम ज्यादा है। ये काम तो है टीचर का। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, आपसे अपने आप पार नहीं पड़ रही है, तो मैं टीचर क्या करूंगा? आपको एक्सप्लेन करूंगा उस पूरे टॉपिक को सिंपल सॉल्यूशन लैंग्वेज में, प्रोज फॉर्म में करूंगा। कंटिन्यूअस प्रोज वाला मामला हो गया। अब ये है, इसमें क्या करवाना है? बच्चों को हमने क्या दे दी? मैंने आपको क्या दे दी? प्रॉब्लम। आपको क्या करना है? उसका
सॉल्यूशन। तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए दो प्रकार के तरीके अपनाए जाने के लिए कहा गया है। एक का नाम क्या है, एल्गोरिथम, और एक का नाम क्या है, ह्यूरिस्टिक। एल्गोरिथम में क्या होता है, मैंने पहले किसी क्लास में बताया भी था कि एल्गोरिथम का मीनिंग होता है जो इस प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए हमारे पास स्टेप्स चलते हैं। स्टेप 1 को फॉलो करो, उसके बाद 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, फिर 5 पे जाओ। स्टेप कोई सी भी छोड़नी नहीं है, सिस्टमैटिकली आगे से आगे बढ़ते जाओगे। कंफर्म आपको क्या मिलेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मिलेगा ही मिलेगा। मैंने पहले समझाया भी था इसे, अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल भी आएगा, बता भी कैसे समझा रखा है, एग्जाम्पल देखा है। इसमें क्या होता है, तो टाइम तो लगता है। आप स्टेप 1 को फॉलो किए, फिर दूसरी पे गए, तीसरी पे, जितने मान लो स्टेप है, जब किसी प्रॉब्लम के समाधान तक पहुंचने में मान लो कि स्टेप्स 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कैसी है। उसके आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करते आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, श्रम भी लगता है। तो ये निसंदेह समय और श्रम अधिक कंज्यूम करती है, परंतु इसमें सॉल्यूशन की क्या होती है, गारंटी होती है। तो इसमें काम कैसे करते हैं, एवरी पॉसिबल स्टेप, हर संभव जो स्टेप आपको बताई गई है, टू लैंड अप एट करेक्ट सॉल्यूशन, वो आपको कहां लेके जाएगी, कहां लैंड अप करवाएगी, सही समाधान पर लेके जाएगी। उसके हर संभव स्टेप पे आप दिमाग लगाए, एक भी स्टेप को स्किप ना करेंगे। तो आप कंफर्म है, इसमें गारंटी है। इसमें क्या होती है, इट हैज द गारंटी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, इस बात की क्या होती है, गारंटी होती है। बस टाइम और लेबर कंज्यूमिंग है। इसमें एग्जाम्पल आपके पास पीछे दिखा रखा है, देखो क्या दिखा रखा है। एल्गोरिथम में बी डिफाइंड, किसे कह रहे हैं, ए स्ट्रेटजी दैट एग्जॉस्ट एवरी पॉसिबल स्टेप, हर संभव स्टेप पे जाना है, टू लैंड अप एट द करेक्ट सॉल्यूशन, ही वहां लिख दिया समरी में। इट इज इन इफेक्ट ए सेट ऑफ, यहां हमारे पास क्या होते हैं, ए सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों का समुच्चय होता है। ऐसे सेट ऑफ रूल्स विच वेन फॉलो, जब आप इनको फॉलो करोगे, मस्ट लीड, पक्का ही, मस्ट मैंने अनिवार्य लेके जाएंगे, गारंटी है, मस्ट लीड टू ए सॉल्यूशन, ये आपको पक्का लेके जाएंगे, सुनिश्चित है सॉल्यूशन करवाएंगे ही करवाएंगे। ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, अगर आप फॉलो सही सही करते जाएंगे तो आप निसंदेह समाधान तक भी जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि इट इज सिस्टमैटिकली, ये सारी स्टेप्स क्या होती हैं, सिस्टमैटिक, एक खास ऑर्डर में विशिष्ट क्रम में चलनी है। इस विशिष्ट क्रम का नाम ही क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो जितनी संभावनाएं हैं, सभी संभावनाओं के सभी आउटकम पे आप ध्यान देंगे, समाधान तक पहुंच जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रॉब्लम दे दी गई आपको, क्या दे दी गई, देयर इज एन एनाग्राम यूबीसी। एनाग्राम का मीनिंग होता है शब्द का क्रम दाएं बाएं कर दो। एनाग्राम का मीनिंग होता है कोई भी वर्ड की स्पेलिंग का ऑर्डर बिखेर दो। जैसे मैंने मान लो आपको वर्ड दे दिया, हाँ, जैसे मैंने ये लिख दिया TRESE, जो क्या लिखा है, TERESC। अब कहा जाए इसको, ये जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ो, ऐसी कोई वर्ड नहीं होती है, ये कोई वर्ड नहीं है। तो स्पेलिंग का ऑर्डर हमने ऐसे बिखेर दिया, इस बिखेरे हुए चीज को क्या बोलेंगे,
एनाग्राम। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड है उसकी स्पेलिंग का ऑर्डर आप इधर उधर बिखेर दो तो वो जो नॉनसेंस आपको दिखेगा उसे क्या बोला जाता है? एनाग्राम। अब आपसे कहा गया है, जैसे हमने ले दिया यूबीसी, ये बड़ा है छोटा है? छोटा मैं लिया हूं ताकि जल्दी टॉपिक टाइम कम लगे, बात समझ में आ जाए। छोटी सी उदाहरण ले ली, क्या मान लो यूबीसी है कोई शब्द है पर वो कैसा है? एनाग्राम है। आपको क्या दे दी शर्त? यू हैव टू बिल्ड अप ए मीनिंगफुल वर्ड। आप एक अर्थपूर्ण वर्ड बनाएं यूजिंग, ये तीनों लेटर काम में लेने चाहिए। लेटर यू, बी और सी जो इस एनाग्राम में लिखे हैं, तीनों को काम में लेते हुए आप क्या करेंगे? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। अब देखो, जब ये आपको ऐसे दिया गया यूबीसी, आपको बनाना है मीनिंगफुल वर्ड। या तो क्या होता है, पहली बार में इनसाइट वाली भांति आपके दिमाग में अचानक से बत्ती जल जाती है और बोले यार ये वर्ड ले ले। समटाइम्स इंस्टेंटली, क्विकली, सडनली आपको दिमाग में उन लेटर्स के बिखराव को देख के शब्द सही वाला आ जाता है। अगर अचानक से ऐसे आ गया तो वो तो कौन सा हो गया? कोहलर वाला इनसाइड तरह से काम हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हुई? इनसाइड से हुई, सडनली अचानक हुई। उसको क्या नहीं बोलेंगे? एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे, सिस्टमैटिक में कुछ नहीं। आपने कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर में सिस्टमैटिकली आपने स्टेप्स को फॉलो किया ही नहीं है। बिना वो फॉलो करे ही अचानक से दिमाग की बत्ती जल गई और आपको सही वर्ड दिमाग में क्लिक हो जाता है, तो उसको कहेंगे कोहलर की इनसाइट की भांति समाधान करना कहा जाएगा, ना कि एल्गोरिथम वाला। अब वो कैसे होता है? एल्गोरिथम वाला कहता है आपको सिस्टमैटिक चलना है, जल्दबाजी करने की फदक फदक दुफदू कुछ नहीं करना। टाइम लगेगा लेकिन गारंटीड चीज आएगी। सिस्टमैटिकली चलना है, स्पेसिफिक ऑर्डर में चलना है। तो आप क्या करेंगे? जैसे हमारे पास ये यूबीसी लिखा था, यू, बी और सी। अब हम क्या करें? सभी को जितने संभव, ऑल पॉसिबल स्टेप्स, जितने संभव तुम्हारे पास जुगाड़ हैं, सब बना लो वन बाय वन। और एक ऑर्डर दिमाग में, इस ऑर्डर को हमें मेंटेन रखना है। तरतीब से चलना, कैसे? तरीके से चलो, सिस्टमैटिक चलो। आप एक तो ये जो लिखा वही हो गया यूबीसी, ये वर्ड होता नहीं है। ऐसा कर लो, इसको तो ये रख लो, इनका क्रम चेंज कर लो। अब विचार करो, ये कोई वर्ड होता है क्या? बोलो, नहीं होता। इसके अलावा तो इसको शुरुआत में दो ही बातें संभव है। अब ऐसा कर लेते हैं, ये है मूल चीज, इसको ले लो पहले, इसको इसके बाद में कर दिया, और ये ठीक है। इसके बाद में इसको यहीं रख लेते हैं, इसको ऐसे कर लो। ये यूसी भी कोई वर्ड है नहीं, यूबीसी कोई वर्ड है नहीं, बीयूसी कोई वर्ड है नहीं, पीसी कोई वर्ड है नहीं। एक बार, दो बार तो चालू किससे हो गए? यू से। दो बार चालू किससे हो गए? बी से। और बी से प्रारंभ होने की संभावना पैदा हो सकती है क्या? बी से दो बार प्रारंभ हो सकते थे। चलो जी, अब सी से स्टार्ट कर लेते हैं। सी स्टार्ट किया, यू ले लिया, बी ले लिया। कब? ये कोई वर्ड होता है? कब? सी यू बी कब होता है? क्या होता है? शेर का जो बच्चा है, किड ऑफ लाइन है, उसे क्या बोलते हैं? कब। यानी ये हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड है, आ गया। क्या पता वर्ड मीनिंगफुल एक से अधिक भी हो सकते हैं। जितनी इस समय सारी फॉलो करनी है, यानी इस एक पे में जितने इस समय स्टेप हैं सब पे चलना है। अगली स्टेप पे आओ, सी से पैदा कर सकते हैं, सी, बी और यू। ये कोई वर्ड है नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है नहीं है। ऐसे आपने दो तो यू से चालू कर दिए, दो बी से कर लिए, दो किससे कर लिए? सी से।
इससे ज्यादा इन 3 लेटर्स के द्वारा 6 से ज्यादा संभव कॉम्बिनेशन बनने नहीं संभव हैं। अधिकतम 3 लेटर से कितने बन सकते हैं? 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन आगे पीछे बनाए जा सकते हैं। 6 से अधिक संभव नहीं है। तो हमने ये 6 क्या लिख लिए? ऑल पॉसिबल स्टेप्स तक आ गए। सारे पॉसिबल स्टेप्स तक आप पहुंच गए। इनमें से जो उचित है, सही है, उसका चयन कर लो। ये वाला सही है, ये आपका जवाब आ गया, हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें स्टेप्स को सभी को फॉलो करने में टाइम लगेगा, लेबर लगेगा, पर गारंटीड है कि काम तक पहुंच जाओ, समाधान तक पहुंच जाओगे। यह तरीका कौन सा कहलाता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ऐसे स्पेलिंग की नहीं होती, तो ओनली एग्जाम्पल दिखाया गया है। इट इज मियरली एन एग्जाम्पल। हमने अंग्रेजी के 3 लेटर ले लिए। ऐसे समस्या कैसे भी हो सकती है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मैथमेटिकल, लैंग्वेज की, बिना लैंग्वेज की, उसके जितने आपको एल्गोरिथम क्या है, ऑल पॉसिबल स्टेप्स या सॉल्यूशंस की ट्राई करना। हर संभव समाधान या जो भी कोई चरण है उनकी तरफ जाइए। और जाना कैसा है? सभी पॉसिबल को भी आप फॉलो कैसे करें? सिस्टमैटिकली करें, ताकि आपको परेशानी नहीं हो, दिमाग का दही नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। तो छोटी प्रॉब्लम है, इसलिए 6 में काम मर गया। सपोज हमने, जैसे मैंने ये वाला वर्ड लिखा था पीछे, TER, क्या लिखा था उसमें? CES ऐसे लिखा था। अब मेरे पास 6 लेटर आ गए। अब 6 लेटर हैं, तो आप पाओगे स्टेप्स की संख्या बड़ी बढ़ जाएगी। ये तो T से चालू करती गई, TRECES, इतना ही हुआ। एक TCREES, ऐसे फिर T से चालू करो, फिर E को लाओ, फिर E को लाओ, ऐसे आप पाओगे। इसमें आपके पास लगभग 20-22 से अधिक स्टेप बनेंगे। जितनी प्रॉब्लम की नेचर जटिल करोगे, उतने ही क्या होंगे? स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे। उनमें से कोई मीनिंगफुल वाला होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, वो आप चयन करोगे। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऑल पॉसिबल जो भी सॉल्यूशन या समाधान होते हैं, उन सभी पे चलना, ताकि हम राइट जो उसका समाधान तक पहुंच जाएं। इस प्रक्रिया को क्या बोला गया है? एल्गोरिथम बोला गया है। जैसे यहां लिख दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान ये, टीचर वाइल यूजिंग, जब टीचर काम में ले रहा होता है, कौन सी तकनीक है? एल्गोरिथम वाली कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो क्या करेगा? ही विल बी प्रॉम्प्टिंग, वह प्रोत्साहन करेगा बच्चों को। बच्चों को कहेगा कि बच्चों आप क्या करो? पुट द 3 लेटर्स U-B-C इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। हर संभव जो आपका कॉम्बिनेशन बनना संभव है, सारे बनाओ। एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप कौन बनाए? मैं तो कहूंगा। और काम कौन करेंगे? स्टूडेंट करेंगे। जैसे कि CBU बनना संभव है, PUC बन सकता है, BCU बन सकता है, UCB बन सकता है, जितने बन सकते। और तब तक बनवाए जाओ अंटिल, जब तक कि सही वाला ऑर्डर कौन सा? CUB वाला कब न आ जाए, जो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। जब तक ये बाई द स्टूडेंट्स के द्वारा ये जब तक खुद प्राप्त न कर लिया जाए, आपको हर संभव क्या करवाना है? कॉम्बिनेशन बच्चों से पैदा करवाना है। तो क्या बात समझ में आई? कंटिन्यूअस प्रोज में तो आपको कुछ नहीं करना, आपको समझना है। मैं समझा रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन इन प्रोज सिंपल, इन सिंपल प्रोज लैंग्वेज। आपको ऐसे बन के विवेकानंद और लगा के थूनी और बैठ जाओ और समझ लो आराम से। ड्रामा करना है क्या? कंटिन्यूअस प्रोज में इसके अंदर आप इतने पैसिव नहीं, एक्टिव होंगे। मैंने बता दिया एवरी पॉसिबल ढूंढना है कॉम्बिनेशन, 1 या 2 करके दिखा दिया। अब सारे आप बनाए जाओ और तब तक बनाए जाओ अंटिल, जब तक कि आप समाधान तक न पहुंच जाएं। ये तरीका कौन सा कहलाएगा?
एल्गोरिथम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कहलाएगी। ठीक है। तीसरी तकनीक का नाम है ह्यूरिस्टिक तकनीक। वो भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है, पर वो ऐसे सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करने की बात नहीं करती, वो करती है शॉर्टकट बातें। वो ऐसे, ये तो है लॉन्ग कट, लंबा रास्ता, लंबा गेला चलना पड़ता है, वो है शॉर्टकट गेला, उसका नाम क्या है? ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है, ह्यूरिस्टिक का जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? टू डिस्कवर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है खोजना, खोज करना। ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली। ह्यूरिस्टिक बेसिकली क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस का मीनिंग होता है खोज करना, हिंदी में कहते हैं अन्वेषण करना। आप लगभग लगभग प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय ज्यादातर इस अप्रोच को अधिक अपनाते हो। तो हम सभी अपनाते हैं, वो मैंने आप बोल दिया होगा। हम सभी क्या करते हैं? पहली पहली बार इसी में एसएससी कराते हैं, इससे पार नहीं पड़ती तब जाके एसएससी कराते हैं एल्गोरिथम वाले में, क्योंकि उसमें समय लगता है, सारे संभव स्टेप पर चलना पड़ता है। अपन आदमी की प्रवृत्ति होती है आलसी, मनुष्य की नेचर है, क्या नेचर है? इनकी भांति आलस फैलाने की। कैसे फैलाया जाए आलस, इस बात में मनुष्य माहिर होता है। कहने का मतलब ये है, मैंने थोड़ा नेगेटिव बोल दिया आलसी वालसी, पॉजिटिव ऐसा मानिए, मानव का स्वभाव है कम समय में कम ऊर्जा में काम करना, टाइम कम लगे, ऊर्जा कम लगे, एनर्जी कम लगे, ये हमारी फितरत है। उसका प्रमाण ये है, हमने शॉर्ट फॉर्म पे बना रखी है। WHO से काम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन बोला WHO बना दो, लिखना हो हेलो अतम काम से लोगो, नाम तो है राजेंद्र, के बोल दियो राजू, यहाँ की चीज क्या है? ये बात का प्रमाण है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है? लघु काम करने की है। इसे क्या बोलते हैं? लघु की, छोटा काम करना। छोटा क्यों करते हैं? टाइम कम लगे, और मेन बात है ऊर्जा कम लगे, एनर्जी कंज्यूम कम करना। और जो आदमी कम एनर्जी कंज्यूम करता है, उसका परिणाम ये होता है ऐसा आकार हो जाता है। तब मैंने कहा था आलस से ही पाया जाता है सारा। आकार के हिसाब से अनुमान लगा सकते हो आदमी कितना ऊर्जा बचा रखी है, स्टोरेज कर रखी है। ऊंट के कुबड़ क्यों पाई जाती है? ऊंट के कुबड़ क्यों होती है? उसमें वो क्या है? इमरजेंसी के लिए फैट जमा होती है, पता नहीं कब संकट आ जाए ताकि काम में ले ले, तो ऐसे वो इमरजेंसी का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति है इंसान की, जीव की, प्राणी की। हाँ जी, हमारी मुद्दे की बात क्या है? तो दही बड़े से तो आप हो ही गए, आप पता है वो दही में डुबो लो, बस दही बड़ा से बन जाते हो। हाँ, तो हमारी बात थी मानव की ये नेचर है, एनर्जी कम में काम किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि हम एल्गोरिथम वाली रणनीति को तो गाड़ी जब बिल्कुल फंस जाती है ना, तब पकड़ते हैं। पहली बार में क्या करते हैं? इसकी तरफ भगते हैं। ये क्या करती है? जैसे कि मान लें किताबों का ढेर पड़ा है, किताबों का ढेर पड़ा है, बेतरतीब किताबें पड़ी हैं ऐसे, मान लो 250 किताबों का ऐसे ढेर पड़ा हुआ है बेतरतीब।
आपसे कहा जाए कि इसमें किताब पड़ी है और रैंड मार्टिन वाली किताब उसमें पड़ी है 250 में, आपसे कहा गया रैंड मार्टिन वाली किताब इसमें से निकाल लो। अब आपको पता है कि 250 है, कौन सी कहां पड़ी है पता नहीं। दो तरीके हैं, हर किताब को 1 बाय 1 रखो साइड में, पहले रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, चौथी रख दी। अब हो सकता है थर्ड रखो किताब रैंड मार्टिन वाली मिल जाए, तीसरे स्टेप पे ही उत्तर आ जाए, समाधान हो जाए। और हो सकता है साहब वो सबसे नीचे नीचे पड़ी हो, पता है नहीं कहां पड़ी है, तो 250 स्टेप में जाके मिलेगी। यानी कि इसका नाम तो कौन सा है, एल्गोरिज्म। जब तक समाधान न हो जाए हर संभव स्टेप पे चलना है। ओके, दूसरा काम, वही ढेर पड़ा है और आपसे कहा गया इसमें किताब रैंड मार्टिन वाली है, ढूंढो। क्या करते हो आप लोग, है तो यहाँ बिखेर दी, यहाँ भी यहाँ भी आंख लीजिए, पूरा काम बिखेर दियो। अब इसमें राम भरोसे है, हो सकता है संयोगवश हाथों हाथ ही मिल जाए, हो सकता है कि 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे और लगे। जरा कोई जाने के बावली पूछ गेले गेले काम कर जरा किताब मिल जाती, 15-20 मिनट हो गए कराता, सिस्टमेटिक काम करते, सलीके वाइज 1 बाय 1 रखते जाते, मिल जाती आराम से। जरा एक गांव में कहावत खेड़ी है पुरानी थी, जो गेले गेले चाले तो गांव आ जाए, गेले गेले चाले ने जा तो गांव आ जाए, और चल उजड़े जरा से भाई जी कटे खाडा खोड़ा पच जाए, कटे बाढ़ आ जाए, पाछो गेलो बंद हो जाए, पाछो उल्टो चाले, कई बार लगा हाँ ओगल ओगल कट जैसी। तो सपोज आप ऐसे मानो कि आपको कहीं जाना हो, रास्ते से पता है नहीं, लैट्रिन गाल दे, गाड़ी गाल दे, जार पाछो मोड़ पाछी गेलो बंद हो जाए, पाछो आवे, क्यों बेतरतीब भगे जा रहे इधर उधर उधर। अब ये संयोगवश हो सकता है काम हो भी जाए और नहीं भी हो। तो ह्यूरिस्टिक ऐसे काम करता है, खोज में लगे हो, अपने ऐसे से कराए जाओ, खोज होगी बस, न जाने कहा क्या दिख जाए, इस चक्कर में लगे रहते हो। अब समाधान हो भी सकता है नहीं भी हो। दूसरा उदाहरण ले लो इसी बात को समझाने के लिए, एक ताला है बंद है, एक ताला बंद है, तुम्हारे पास एक बंच ऑफ कीज है, उसे मान लेते हैं 15 चाबियां हैं, 15 चाबियां हैं। चाबियां तरह तरह की हैं, छोटी चाबी भी है, मोटी भी है, बड़ी भी है, पतली किस्म की भी है, तरह तरह की हैं। अब आप क्या करते हैं, पहले तो आप ह्यूरिस्टिक वाला काम करेंगे, सह लगा थे तो जहां पर गई भी हो तो थाने आगे प्रवृत्ति समस्या है, साची बात कदे नहीं करनी, हमेशा झूठ पाखंड करना। प्रैक्टिकल बात आ है कि 1 बाय 1 लगा के बिल्कुल नहीं करोगे, बात जब करोगे जब पहले आप लगाओ शाणपत, आपकी शाणपत फेल हो जाएगी ना, तब बावली आड़ो काम होगा। अब भाई 1 बाय 1 लगा ली, पहली इस साइड में मेल दो, कौन ला रही साइड में मेल दो। 1 बाय 1 तब चलोगे जब आप सबसे पहले शाणपत वाला काम करे में फेल हो जाओगे, तो पहले करोगे शाणपति। कौन सी करोगे, छोटी छोटी है तो आकार में फिट ही को नहीं बैठे, कौन लाग सके।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि मान ली चाबी है, आपको ताले में चाबी लगानी है खोलने के लिए, कई सारी चाबियां, पता है नहीं कौन सी वाली है, तो प्रॉब्लम है, पता नहीं मानी प्रॉब्लम, करना है सोल्यूशन। तो आप क्या करते हैं, पहले तो ऐसे रैंडम ट्राई करते हो, कभी ये लगा ली कभी वो लगा ली, पता नहीं इससे खुल जाए इससे खुल जाए, उसमें वो आप राम भरोसे हो, क्या पता पहले से ट्राई हो जाए, ठीक है। उससे नहीं पार पड़ी दूसरी लगाई, उससे नहीं पार पड़ी ये लगाई वो लगाई, फिर आपने 4-5 बार अब परेशान हो लिए, आखिर में फिर आप करते हुए इसको तो छोड़ो, ये स्ट्रेटजी तो बेकार है, कौन सी वाली, इसे छोड़ो, सिस्टमैटिक 1 बाय 1 चलते हैं। अब आपको पता है टाइम लगेगा, लेकिन कोई न कोई जब इनमें से एक ना एक लगेगी लगेगी। दोनों बात समझ में आ गई। मान लो आपका मोबाइल पे फोन पे लॉक है, ठीक है, आपको कहा जाए इस लॉक को खोलना है, उसमें मान लो ऐसा सिस्टम हो कि भाई 4 या 3 बार गद लगाने के बाद में वो बंद नहीं होगा, ऐसी मान लो आपको दे रखी फैसिलिटी कि आप 50 बार लगाओ, 100 बार लगाओ, 1000 बार लगाओ, ये छूट है, आप तो सही इसका लॉक खोल दो। पहले क्या करते हो, पहले तो आप यही करते हो हिस्ट्री के कि भाई अगले कोई बर्थडे होंगे, उसको मोबाइल नंबर होगा, कोई मम्मी का पापा का नाम होगा, कोई और होगा, ऐसी जो आपका दिमाग जानता है, उस ज्ञात सूचनाओं के आधार पर ट्राई करते हो, ओ लगा लो ओ लगा लो ओ लगा लो, रैंडमली। ये वाला मामला कैसा है, रैंडम ऐसे ट्राई की जा रही है, पता नहीं कोई सी पार पड़ जाए तो। ये रैंडम वाली बकवास वाला मामला कौन सा चल रहा है, ह्यूरिस्टिक वाला, इससे तुम्हारे पार नहीं पड़े। तब क्या है, ऑल एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी है अंकों के पैटर्न के, जो भी आपके जैसा लोक है उसका हर पॉसिबल पैटर्न आप ट्राई करना चालू कर दो। एवरी पॉसिबल पैटर्न को चलाओगे तो क्या हो जाता है, आप वहां तक पहुंच जाते हो। तो ये जो लोग हैकिंग वैकिंग करते हैं उनके पास क्या होता है, दे हैव मैकेनिकल एल्गोरिथम, हम तो करें हाथ से, उनके पास क्या होती हैं, इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वो जितने पॉसिबल आपके पास, सपोज जैसे आपने मोबाइल से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे स्टार हैश होता है, इतने से जितने पॉसिबल आपके बन सकते हैं कॉम्बिनेशन है, 4 अंकों के, 5 अंकों के, 6 अंकों के, 7 के, इसको पहले आगे करते हुए दे हैव द कंप्लीट सिस्टम। अगर आपका उनका फोन का अगर लॉक ब्रेक करना होता है, वो हर पॉसिबल क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, वो सारा काम होता है मैनुअल, होता है मशीन से, तो टाइम बच जाता है उसमें, और फटाफट कौन कौन सा लग सकता है वो ऐसे लॉक ब्रेक किए जा सकते हैं। तो ये तकनीक एवरी पॉसिबल पैटर्न को अप्लाई करना, ये क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम। और ये आपके अब ये पता टाइम लगता है इसमें, इसके लिए हम अक्सर लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। पहली बार हमारी प्रवृत्ति है, पहले तो हम कहां जाते हैं, ह्यूरिस्टिक में जाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तब हम इसकी तरफ मूव करने की प्रवृत्ति में देखा गया है। उसका नाम क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक वाला। अब इस ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, आप थोड़ा दिमाग जरूर लगाते हो, लेकिन जैसे मान लीजिए भाई आपका, मुझे को अगर वही फोन वाला कहा जाए तो मैं ट्राई करता हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, या आपका कोई अचीवमेंट की चीज, हर आदमी का कुछ ना कुछ जो पॉसिबल मेरे को उसके, इसके लिए आप उस व्यक्ति के व्यवहार को जानिए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। इसका मीनिंग है कि वी हैव सर्टेन रूल्स ऑफ थम, इसे बोलते हैं रूल ऑफ थम। इसका वर्ड है ये, ह्यूरिस्टिक का जो कीवर्ड है वो कौन सा होता है, रूल्स ऑफ थम, कुछ फॉलो किए जाते हैं। अब ये रूल्स ऑफ थम क्या होते हैं, थम रूल, छोटे थम रूल बोल दो, इसे कहते हैं थम रूल। इस वर्ड का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थम रूल, क्या है थम रूल। थम रूल का मतलब होता है ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई रूल मान लीजिए जो कि एक अक्सर पाया जाता है, और उसको आप कह सकते हो हाँ जी ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई 5 मिनट वाली बात, नॉर्मली आदमी अपना डेट ऑफ बर्थ, या अपने किसी घर परिवार के मेंबर के डेट ऑफ बर्थ, या किसी घर परिवार के मेंबर के मोबाइल नंबर के आखिरी अक्षर या प्रारंभिक अक्षर,
ये अपने मोबाइल नंबर के प्रारंभिक कोई अक्षर, इनको अक्सर क्या बनाता है, पासवर्ड में कहीं ना कहीं आगे पीछे कॉम्बिनेशन में अप्लाई करने की कोशिश करता है, या अपने किसी डियर व्यक्ति का नाम पता या कोई पेट नेम या कोई ऐसा निक नेम टाइप का हो उसे अप्लाई करने की कोशिश करता है। ये क्या है, रूल ऑफ थंब है। हालांकि ये हर आदमी पे लागू गारंटी नहीं है, हर मनुष्य पे हर व्यक्ति के व्यवहार में वो बात लागू हो गारंटी तो नहीं है, पर कॉमनली ऐसा देखा जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, थंब रूल कह सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम में ओएमआर फिल करते हो, मेरे को इतना अनुभव नहीं है, हम उसी के बाद ट्राई कर लेते हैं ऐसे जान के लिए अभी आपसे बातचीत करते हुए कि आप बताओ आप ओएमआर शीट कैसे फिल करते हो, बताइए कैसे। मेरा मतलब है कि आपने पहला सवाल किया, आपको उसका उत्तर जो भी करना है ABCD में, आप उसको इमीडिएट आपने निश्चय कर लिया है इसका उत्तर 1 नंबर सवाल का उत्तर वो C करना है, तो आप फटाफट हाथों हाथ C का गोला काला कर देते हैं। दूसरा पढ़ा नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, तीसरे में A करना है A भर दिया, चौथे में B करना है B कर दिया, ऐसे चलते जा रहे हो। या फिर अपने पेपर में आपने क्या कर लिए हैं, टिक कर लिए हैं, और बाद में अंत में आप एक साथ पहले में C दूसरे में ये ऐसे फिल करते हैं। हालांकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है, ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसे हर एक से पूछ लेता हूं। मान लीजिए, हाँ जी, आप कैसे करते हैं, हाथों साथ साथ या लास्ट में, दो बातें हुई। टाइम अधिक बचता है तो लास्ट में करते हैं, कम टाइम बचता है तो साथ साथ करते हैं। हाँ जी, तो इतनी बोलो लास्ट में, अभी सिखाया था टाइम बचाओ ऊर्जा बचाओ, तभी फर्क है। ये तो फर्क क्यों है, ये इतना फर्क इसीलिए है, दोनों से मालूम पड़ रहा है। ये सवाल से पूछता मैं, ये तो बोलती भी नहीं, बोले कौन ऊर्जा खर्च करे अपनी, ये तो इसका उत्तर भी नहीं देती, सेव एनर्जी। हाँ जी, आप बताओ। वेल, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प, साथ साथ या लास्ट में, बस पहले सारे सवाल करते हैं फिर करते हैं। हाँ जी, अच्छा ये अलग ही तरीका इनका, ये 5-10 पहले कर लेती है फिर नहीं, ये करती हैं इसको मान लो पार्ट्स में। इनका एक नया क्या तरीका है, पार्ट्स में ओएमआर फिल करते हैं, 5-10 सवाल कर लिए भर दिया, फिर 5 एक साथ कर लिए फिर फिल कर दिया। एक ये वाला तरीका भी है, तो 3 तरीके हो गए, हर एक को साथ साथ करना, एक पार्ट्स में करना, एक लास्ट में करना। जब आप तो इनके साथ ही रहते हैं, इनके जैसे नकल मारेंगे, है ना। लास्ट 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 लास्ट, साथ साथ आपका। तो कौन आदमी ऐसा जो एग्जाम खत्म होने के बाद करेगा, सारे लास्ट में करेंगे। अब आधा घंटा हो चाहे 15 मिनट हो, आपका अनुमान है कि टाइम कितना लगता है आपको, चौथा कहां से हुआ। पार्ट्स में, लास्ट में, संग संग, लास्ट। आप कुछ बोलेंगे नहीं, पता ही है। हाँ जी, आप बताओ। पार्ट्स में, हाँ जी, ये पता नहीं क्या ही है, पूरा पढ़ेंगे फिर क्या। इसे क्या निकला, अरे भाई आप राय मत फैलाओ, जलेबी मत उतारो, इतनी सी बातें कैसे करते हो, कोर्ट में बताना है। पार्ट्स में, पार्ट्स में, पार्ट्स में, इनका 1.5 क्षण आदमी माँ तो गलत हो जाए, इस चक्कर में क्या करें, करें को नहीं, अरे भाई जी हाथ लगाते हैं गलत हो जाए,
डेढ़ थोड़े छोड़ जाओ, कोई सो गलत को नहीं हुआ है, 0 गलत। फिर अच्छा, हाँ तो, हाँ हे झालर, तो बात इतनी सी साथ साथ है बस। अरे झालर झालर ही होता है, ये झालरबाजी रही आती है। चलो ठीक है, तो साथ साथ का मतलब जिन लोगों ने साथ उत्तर दिया, क्या करते हैं वो, जो आता वो कर देते हैं, नहीं वो छोड़ देते हैं। तो बात वही हुई, नहीं मैं तो पहले ऐसे करती हूँ, नहीं नहीं मैं तो ऐसे करती हूँ, ये तो बेमाता हो, तो अलग ही हो, ये तो धरती का प्राणी को नहीं भाई, हे काटे। हाँ जी, तो हमारे पास 3 तरह की बातें आई, या तो आप ओमार फिल करते हैं हर सवाल को हाथों हाथ, आपको पता भाई साथ का मीनिंग है भाई, हम उत्तर तभी काला करेंगे आपको श्योर है, आपको श्योरिटी अपने मन में तभी काला करोगे, अदरवाइज छोड़ दिया है। तो ये जो फालतू डेट होने, हम तो पहले पढ़ेंगे फिर वजू पढ़ेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे, इसका ढूंढेंगे, इस आस में पता नहीं को नकल का अचानक से ऊपर से कोई प्राप्ति हो जाए स्रोत, इस उम्मीद तक लास्ट तक लगे रहते हैं। तो जो आदमी लास्ट प्रजाति के हैं, हालांकि अधिक संख्या लास्ट वालों की आई, मैंने पूछा तो लगभग लगभग अधिकांश लोग लास्ट में थे, 2-4 आदमी साथ साथ वाले थे, 3-4 का अलग ही ढपली बज रही थी। इससे एक बात यह समझ में आई कि शायद अधिकांश लोगों को यह लगता है कि भाई ये एक थंब ऑफ रूल है, हमें लास्ट में फिल कर लेना चाहिए। अब इसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, वो अलग मूल्यांकन हो सकता है। अब ये सेट ऑफ रूल जो है, ये थंब ऑफ जो रूल ऑफ थंब है, ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं एक्स तरीका कभी हमने अपनाया होता है भूतकाल में, उससे सफलता मिली होती है, उसको आप अपने जीवन में क्या कर लेते हो, उसको आप अपने जीवन में क्या मान लेते हो, एक थंब ऑफ रूल मान लेते हैं। भाई मैंने किसी समय प्रॉब्लम आने पे वो तरीका अपनाया था, तो मेरी लाइफ के लिए ये क्या है, रूल ऑफ थंब है। और अब आप उसको किसी और को भी वैसी समस्या आती है तो आप वैसा ही सुझाव या ज्ञान देने बैठ जाते हैं, भाई साहब ऐसा तरीका अपना लेना, मैंने तब अपनाया था, आपके काम आ जाएगा। बात समझ में कुछ आई? यह है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मीनिंग होता है वो गारंटी नहीं है, वो वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो, वो तमाम लोगों पे लागू हो, इसकी तो गारंटी नहीं है, परंतु किन्हीं लोगों द्वारा वो अपनाया गया है। उन लोगों ने या तो उसको अपने जीवन में पाया है, वो आपको सुझाव देके चले जाते हैं, उसको आप एकत्र करके जमा कर लेते हो। ये वैसी सी बात है जैसे मान लो कोई आदमी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाता है, तो आप उन लोगों से पूछते हो कि आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप उनसे राय ज्ञान ले रहे होते हो ना। उस राय ज्ञान का मतलब है आप उनसे क्या जानना चाहते हो, रूल्स ऑफ थंब जानना चाहते हो, आपको आपकी सक्सेस में क्या रूल्स ऑफ थंब मिले वो हमें शेयर कर दो। रूल्स ऑफ थंब क्या होते हैं, आपके निजी अपने अनुभव से प्राप्त हो रहे होते हैं। अब ये वेरी भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सवाल पूछा आपसे वो ओएमआर फिल करने वाली बात का, उसके बारे में है कि मैं सिर्फ आपसे वो डाटा एकत्र कर रहा था उस समय। तो अब जैसे मैं उसके बारे में अपना कर रहा हूं कमेंट, आपको साथ साथ आंसर फिल करने चाहिए, साथ साथ आंसर फिल करने चाहिए। ये मेरा क्या है, रूल ऑफ थंब। अब इसको आप माने न माने इसके लिए आप फ्री हैं, क्योंकि हर आदमी को जैसे आप करते रहे सालों से वही तरीका क्या लगता है, वो सहूलियत लगती है। सही कुछ नहीं है, नथिंग इज सही नथिंग इज गलत, वो आपको लगता है कि हाँ दैट इज सहूलियत लगती है उसमें कि हाँ ये ऐसे ऐसे ठीक रहेगा, तो आपके लिए होती है सहूलियत होती है। अब इसके पीछे मेरा ऐसा क्यों कहना है कि हाथों हाथ साथ साथ क्यों करना चाहिए। आपको वही सवाल हाथों हाथ करना है ना जिसमें आप श्योर हैं। तो अगर मैं पहले सवाल के बारे में श्योर हूं तो मुझे वो सवाल का उत्तर काला कर देना चाहिए।
कोई वेट नहीं करना चाहिए। अब वो प्रजाति वेट करेगी जिसके मन में कोई न कोई इस बात की आस हो, पता नहीं आखिर में कोई हमारे पास चिट आएगी। इस भावना से तो अलग बात है। ऐसी तुम्हारे मन में कोई इच्छा भावना नहीं है तो पॉकेट में टाइम खराब नहीं करें। सवाल पहला आ रहा है, पहला उत्तर काला कर दें, दूसरा आ रहा है, दूसरा काला कर दें, नहीं आ रहा छोड़ दें, डाउट में तो छोड़ दें, जहां भी डाउट है वहां छोड़ दें। वो होता है फिर पेपर को चलाना राउंड वाइज। पेपर चलता है राउंड नंबर 1 में जो 100% श्योर थे हाथों हाथ कर दिए, फिर राउंड नंबर 2 लिया, 50-50 में थे जिसमें निर्णय कर लिया, फिर करना है तो करना है। ऐसे राउंड वार चलते हैं। तो राउंड वार चलते भले ही हैं, लेकिन जिस समय निश्चय कर लेते हैं उस निश्चय के बाद में उसको पेंडिंग नहीं रखने का है। दूसरी प्रक्रिया जो आप लोग अपनाते हो कि आप अपनी पेंडेंसी रखते रहते हो लास्ट तक और फिर आखिर में करते हो उसका काम। आखिर में करने वाले आदमियों के साथ 2 नुकसान हैं। नुकसान नंबर 1 तो क्या है कि वो जैसे मान लो ऐसे फील करने लगते हैं, इस समय जरा सी चूक हो जाती है और मान लीजिए एक सवाल कोई छूट गया, इसमें भरा गया और फिर वो लगातार सी डी 15-20 भरने के बाद में आके खुलती और बार गुरुजी पत्ती है कि पत्ती, गुरुजी पत्ती है कि क्या करती, फिर वापस जाती। हाथों हाथ करते तो आपसे गलती नहीं होती। आपको एक समय में कितना फिल करना है, एक ही करना है। एक काम को करने में गलती के चांसेस कम होते हैं। ज्यादा करोगे, जरा सा ही कोई मैडम आई अगल बगल से छम छम की आवाज आई, ध्यान चला गया और घोड़ा अल्ले पर्पस लाइन लाग गई, ठीक है ना। तो उसमें इकट्ठे करने वाले में जरा सी चूक होने के बाद में लगातार 4-5 रट जाते हैं। एक नुकसान है। नुकसान नंबर 2 कौन सा है कि मान ली सारा पेपर लगा के ही बैठ गए, आपने टाइम का ध्यान रखा नहीं, फिर आप भरने लगे, 15-20 भरे थे, अतन आयो गुरुजी दे दे भाई दे दे, गुरुजी 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 प्लीज 5 मिनट, फिर कत्ता ही गुरुजी गुरुजी करो, वो दाव पर वह निर्दयी आदमी खोज के ले जाए। सिर्फ प्लीज सर मेरी जिंदगी का सवाल है और है वो है, तो था तो सवाल जिंदगी में के बाप सवाल नौकरी का सवाल है, भी नौकरी है वहां जे वो थारन टाइम दे दे तो भाई जी या लगे को भाई जी वो आदमी क्या करवा रहे हो, नकल बाजी चाहे उसमें शामिल हो, लेकिन आपकी ड्यूटी करनी है, वो थारे पर कोई दया को नहीं करे, घंटी बाज की कॉपी ले जैसी आग लो। बैठी बैठी बात के मैंने मास्टर बहुत गया बीत्या हुआ कर दो थारो कारोबार हो, थारो काम है थाने वो हमारे बहुत हम तरीकों को नहीं आवे बावली बुच्चा ने इले थे इले काबिली ही रोबा काबिली ही, तो आप इमीडिएट फॉलो करते हैं। साथ साथ जिस समय निश्चय कर लिया कि इसका उत्तर ये करना है वो करना है, जिसमें डाउट है छोड़ रखा है, राउंड नंबर 2 में दोबारा आ जाना। निश्चय होने के बाद में कोई पेंडेंसी नहीं रखनी है। या मान लो सपोज करो कि भाई थारे बीच में ही हार्ट अटैक आ जाए, थारे दर्द आ जाए पेट में, थान जानो पड़ जाए, तो पेपर का भी वो जो घोड़ा काला कैड़ा हुए और पेपर बहुत डिफिकल्ट हुए और थारा 20 सवाल से थोड़ा नंबर आ जाए, के बरो आदम भी नंबर आ जाए और थारा 100 टिक लगाया और पेपर सो रह जाए, गुरुजी करता रह जाओ। इसलिए कोई पेंडेंसी नहीं रखनी, जो किया हाथों हाथ भर दिया। अब आप बताओ लास्ट वाले के मैं बता दी नुकसान क्या है और हाथों हाथ के फायदे क्या हैं। अब जो लास्ट वाले हैं उसके फायदे गिना दो मेरे को, तो लास्ट वाले क्या फायदे हैं। झालर की सी बात है, टाइम तो सवाल आने पे बचता है, नहीं आने पे नहीं बचता है। आपको सवाल पढ़ने में टाइम लगेगा, पहले सवाल को हल करने में जितना वक्त लगना है उतना ही लगना है। इसे कहते हैं मन का वहम। आप एक सवाल यहां से देखे पेपर में और यहां काला करे, इसमें जितनी सेकंड लगनी है उतनी सेकंड 50 1 by 1 देख के में लगनी है।
चलो दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। आपके पास 4 रोटी है, 4 रोटी हैं, आपको रोटी खानी है। ये रोटी को तोड़ो और खाओ। एक ऐसा सारी रोटियां जो है वो ऐसे तोड़ दी पहले और पड़ी हैं और फिर खा लो, टाइम किसे बचेगा? रोटी वो 4 की 4 ही हैं, एक में साबुत 4 की 4 पड़ी हैं, एक में ऐसे एडवांस में तोड़ लिया आपने, उसके बाद खा लो, इसमें टाइम बचेगा। टाइम रोटी के तोड़ने में, टाइम तो चबाने में है। अब आप चबाने की जो गति है वो जितनी रहेगी तो चाहे कैसे कर लो आप, अब काम करने का जो गति है वो उतना ही रहता है, जो मन का भ्रम है। आपने स्कूल में होमवर्क किए होंगे, हिंदी अंग्रेजी में कई बार टीचर ने मान लो ऐसे लिख दिया, मान लो दे दिया आई लिव इन इंडिया, और कहा गया इस पंक्ति को नीचे 10 बार लिखो। ध्यान है, सबने ऐसे स्कूल में किया होगा, अंग्रेजी में हिंदी में। अनुलेख बोलते हैं इसको, सुंदर लेख के लिए करवाते हैं। अब साहब आपने होमवर्क भी किए होंगे और 2 तरीके से किए होंगे, कभी कभी आपने ट्राई भी करी होगी, कई बार तो आप ऐसे किए होंगे, इस आई को ही लिख दिया, पहले सारे आई लिख लिए, फिर सारे लिव लिख लिए, फिर ये लिख दिए। तो कभी तो आपने ऐसे ट्राई किया होगा। फिर आप नेक्स्ट यार आज नए तरीके से करते हैं, आई लिव इन इंडिया ऐसे लिखा, नहीं तो है वर्टिकल लिखते चले गए, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लिखना होता है। ठीक है, बताओ कौन सा सही है? वर्टिकल वाला, सारे वर्टिकल पहले पहले कर लो, या बाद में पहले पंक्ति नंबर 1 करो, फिर दूसरी पूरी करो, फिर तीसरी पूरी करो, फिर चौथी पूरी करो। तो हो सकता है किसी को ऐसे लगे यार इसमें जल्दी, इसमें टाइम बचता है। अब ये साइकोलॉजिकल भ्रम है, ये वैसा ही भ्रम है जैसा वो 2 से 7 वर्ष की आयु में उस बच्चे को होता है, प्याजे वाले को, बताओ बेटा इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? दोनों गिलास में आयतन बराबर ही आता है प्याजे वाले प्रयोग में, पर दिखता क्या है? लंबो है, ऊंचो है, इम घणो पानी है, इम के है थोड़ो है, और सिर्फ साइकोलॉजिकल भ्रम है, मनोवैज्ञानिक भ्रम, परसेप्शन का भ्रम है। वही भ्रम यह है, आपको भाई साहब 1 2 3 4, एक पंक्ति में कितने वर्ड हैं? 4। अगर 10 पंक्ति लिखनी है, 40 वर्ड लिखने हैं। आई 10 बार लिव, 40 वर्ड लिखने हैं। अब आप चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लो, टाइम बराबर लगेगा। आपकी लिखने की जो गति है उस अनुपात में चलोगे। अब आप इसमें बढ़ाओ मत, घटाओ मत, बराबर स्पीड से लिखते जाओ, तो आपको 40 वर्ड चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, टाइम में उतना ही लगना है। बात समझ में आई? अब यह तो हुई समय वाली बात का जवाब, वक्त में कोई अंतर नहीं है। अब इस तरीका सही है कौन सा, उसकी बता दूं बात। तरीका सही ये वाला कतई नहीं है, ये तरीका सही है, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, ऐसे चलने का तरीका सही है। क्यों? ये जो कक्षाओं में आपको काम दिया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? होमवर्क किस लिए होते हैं? इसलिए नहीं होते नकल मार के पूरा करना है, उसके पीछे होता है सीखना और सिखाना। तो अध्यापक कुछ सिखाना चाहता है और आपको सीखना है, लर्निंग करनी है। इससे कोई लर्निंग नहीं होगी, इससे आप पार्ट्स में चल रहे हो। और आई लिव इन इंडिया एक साथ लिखोगे तो पूरा एक सेंटेंस होगा। तो होल टू पार्ट अप्रोच ये साइकोलॉजिकल होती है। आप केवल आई छापोगे, फिर केवल लिव छापोगे, तो इससे लर्निंग नाम की चीज जीरो है। भले ही 40 वर्ड आपने लिख दिए होंगे, होमवर्क पूरा भी हो गया होगा। ऐसा कोई तुम्हारे को अगर नकल मारने अनुलेख दिया जाता है, तो वो वाक्य रूप का अनुलेख हमेशा क्या होना चाहिए? वाक्य के साथ चलना चाहिए।
एक एक शब्दों में नहीं लिखा जाना चाहिए, वरना इसका उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। जो उद्देश्य डिसाइड किया इस काम के पीछे वो अचीव नहीं होगा। बात समझ में आई? तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल लॉजिक होना चाहिए, तब तो सब मतलब है। अतः आप चाहे ओएमआर को हाथों हाथ करें, अगर मेरे को 150 सवाल, आप तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर लो, 150 तो ज्यादा होते हैं, 30 ले लो, 30 प्रश्न आप जो है एक एक को हाथों हाथ भर के देख लो और 30 को एक साथ भर के देख लो, कितना समय लगता है। सवाल पढ़ो ही मत, कुछ में पढ़ो आप, तो बस आप ये प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में मन में सोच लो मेरे को पहला करना है, तो पेपर में टिक लगा लो पहले के और फिर अपना भर लो। दूसरा सवाल पढ़ लो पूरा और टिक लगा लो, सी करना है, टिक लगा लो सी के और भर लो। ये तो है साथ साथ करना। और बाद में दूसरी ओएमआर ले लो, टिक पे लगे पड़े ही हैं, अब पहले में ए है दूसरे में ये करके देख लो। आपको वक्त बराबर लगता है, वक्त बराबर लगता है। हर एक सवाल करने की जितनी सेकंड है, इधर से आंखें जाएंगी यहां पे आएंगी, वो सेकंड बराबर लगेंगी। एक आपसे काम कराते हैं, हाँ जी। ये आपके सामने बोर्ड पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये दो लाइन है, लाइन नंबर इसको ए मान ले, इसको बी मान लें। ए और बी लाइन में से कौन सी लाइन लंबी है, कौन सी छोटी है? ए और बी में से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है? ये दोनों लाइन की आप लेंथ देखोगे, बराबर लेंथ है। लाइन तो यहां से लेके यहां तक की है, ये तो किनारे निकाल दिए आपने, इसे किनारे बाहर निकाल दिए, इसे किनारे अंदर कर दिए। लाइन यहाँ इस बिंदु से लेके इस एक्स पॉइंट से लेके इस वाई पॉइंट के बीच में अगर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी इस एक्स से लेके इस वाई के बीच में कितनी है? 3 सेंटीमीटर ही है। कुछ भी कल्पना कर लो। मैंने अब इसको मैं ये वापस ऐसे हटा देता हूं। देखो अब आपकी आंखों को देखिए, लगता क्या है? लगता है कि ये लंबी है। इसका नाम है इल्यूजन। इसका नाम क्या है? भ्रम है।
तो वैसा ही तुम्हारे इल्यूजन है कि इकट्ठा करने पे क्या है, टाइम बचता है। इट इज प्योरली इल्यूजन। तो ये एक इल्यूजन का एग्जाम्पल है। ये पूरा चैप्टर होता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में चैप्टर होता है परसेप्शन, उसमें टॉपिक आता है इल्यूजन। उसी का मैंने ये एग्जाम्पल खोला हुआ है, और ये इसका नाम ये है म्यूलर लेयर का इल्यूजन एक्सपेरिमेंट है। ये दो भाई साहब थे साइकोलॉजिस्ट, म्यूलर एंड लेयर ने इल्यूजन बनाया था। इसके डायग्राम है तरह तरह के, पूरा चैप्टर चलता है इस चीज का। एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया क्यों है, इल्यूजन समझाने के लिए कि हमने कभी भी चीज को ऐसे मेजरमेंट करके जज नहीं किया, सिर्फ आंखों को ऐसे लगता है। तो समटाइम्स हमें चीजें लगती हैं कि ये जल्दी होता है, ये आसान तरीका है, ये वाला मुश्किल है, ये ऐसे है, ये वैसे है। कई बार मान लीजिए आप एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे जाना है, वहां जाने के सपोज दो रास्ते हैं। जिस रास्ते आप डेली जाते हो, और एक मैं मान लो किसी और रास्ते जाता हूं डेली, दोनों आदमी सपोज एक्स प्लेस से चलते हैं, वाई पे जाते हैं। मैं इस रास्ते जाता हूं, आप डेली इस रास्ते जाते हो। मेरे को लगता है यार तेरे को इस रास्ते आना चाहिए, ये इजी रास्ता है, ये आसान है, इसमें टाइम बचता है, ये इसमें ये फायदे वो फायदे। ये तो लगता है नहीं मेरे वाला इजी है। हकीकत क्या है कि हमें हैबिट हो गई है वो काम करने की, तो हमें लगता है हमें हैबिट हो गई है, इट मींस ये वाला तरीका ही सही तरीका है, तुम्हारा तरीका बेकार तरीका है। आप कुछ भी कमेंट करने से पहले दोनों चीजों को करके देखो, और साइंटिफिकली होना चाहिए स्टडी। आप इस यहां से यहां चलें, कितना समय लगता है। अगर आप जा रहे हैं बाई कार, तो कार की स्पीड भी फिर दोनों तरीके से बराबर होनी चाहिए। मैं 30 की अगर स्पीड से जा रहा हूं, और मेरे को इस रास्ते से यहां तक पहुंचने में मान लेते हैं लगते हैं 10 मिनट्स, तो फिर मैं इस रास्ते भी चलूं कितने से, 30 की मुझे स्पीड रखनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए, तभी आपका परिणाम की तुलना हो पाएगी। और सपोज मैं यहां से जाने में मिनट 10 ही लगते हैं, तो मेरे को बाद में समझ, मेरे मन में भ्रम हो कि नहीं बिम बहुत लागे इम कम लागे। तो हम अगर बिना उसको चीज को अपनाए हुए उसके बारे में कमेंट करेंगे, इसका मीनिंग है आपका कमेंट कैसा है, इल्यूजन बेस्ड है, आपके भ्रम में है, आपने उसको क्या नहीं किया है, जज नहीं किया है प्रॉपर। ये तो ऐसे बाई चांस टॉपिक की बात नहीं थी, आ चुकी है बात। आ क्यों चुकी थी, हम कुछ पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज के बारे में, उसके संदर्भ में हमारी बात चल रही थी। दो प्रकार की हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, एक है ह्यूरिस्टिक और एक क्या है, एल्गोरिथम। दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। उसमें मैं बता रहा था कि जो ह्यूरिस्टिक वाली होती है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कुछ थंब रूल्स पाए जाते हैं। तो थंब रूल्स वाली बात की व्याख्या करते करते वहां तक पहुंच गए थे कि थंब रूल क्या होते हैं। थंब रूल वो होते हैं जो कभी आपने किसी प्रॉब्लम के समाधान में कोई तरीका अपनाया होता है, उस तरीके से आपको समाधान हो जाता है, तो उसे आप अपने अनुभव में जीवन में क्या है एक थंब रूल बना लेते हो, और वो किसी और को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और नहीं करना हो तो नहीं करो, ये आपके ऊपर है। उसे कहा जाता है थंब रूल या रूल ऑफ थंब। तो आपको ये वो ध्यान रखना है, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी के लिए तो कौन सा कीवर्ड है, थंब रूल। और या इसके अलावा होता है, अगर हमारा गोल है, उस गोल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, मीन्स एनालिसिस गोल्स एनालिसिस कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, ये भी क्या होता है, ह्यूरिस्टिक तरीका ही होता है। जैसे लिखा है, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी में क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, वी हैव सम मेंटल शॉर्टकट्स। हमारे पास क्या होती हैं, मेंटल शॉर्टकट होती है। मैंने कहा था एग तो क्या होती है, ये तो होती है लंबा रास्ता लेती है, और ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, शॉर्टकट अपनाते हो। वो शॉर्टकट कैसे होते हैं, मेंटल, क्योंकि मामला कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटल एक्टिविटी, और दिमाग में कुछ आपने क्या कर रखे हैं, शॉर्टकट पैदा करे होते हैं। या इसी शॉर्टकट मेंटल वाले का ही दूसरा नाम क्या होता है, रूल्स ऑफ थंब होते हैं।
या तो आप ये वर्ड ध्यान रखोगे, ह्यूरिस्टिक में क्या अपनाया जाएगा, रूल्स ऑफ थंब या मेंटल शॉर्टकट से काम किया जाएगा, या फिर सब गोल एनालिसिस, किसी बड़े गोल के छोटे छोटे गोल करके और करते हैं एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस यानी लक्ष्य और उस वहां तक जाने के साधन, ये तो है साध्य और ये क्या है, साधन। तो साधन साध्य विश्लेषण, साधन साध्य विश्लेषण, लक्ष्य क्या है उसका करो एनालाइज, उस वहां तक पहुंचने कौन कौन से क्या है जरिए, उसका करो एनालिसिस। या वर्किंग बैकवर्ड, उल्टा चल के भी हम समाधान तक जा सकते हैं। बताओ कैसे जा सकते हैं, यूजिंग एनालॉजी, कोई तुलना करते हुए, समरूपता की तुलना करके भी हम समाधान तक जा सकते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल दे देता हूं, इसका भी दे देता हूं। एक दफा मुझे याद आ रहा है, पुराना, काफी पुराना मैच हो, क्रिकेट का मैच था, नेटवेस्ट ट्रॉफी थी, और नेटवेस्ट ट्रॉफी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होती है। 2002 के आसपास का कोई मैच रहा होगा। उसमें इंग्लैंड ने रन बनाए थे कोई 330 के आसपास, इंडिया को चेस करना था, और ओपनिंग पे वीरेंद्र सहवाग और साथ में शायद गांगुली या कोई और बल्लेबाज था। उसमें सहवाग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था उस मैच में। तो उसके बाद में सहवाग से पूछा गया कि भाई आप जब वो 330 का टारगेट चेस कर रहे थे, इतना विशाल पहाड़ जैसा टारगेट देख के आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो उसने जवाब दिया था, वो जवाब ये जवाब था कि मैंने ये देखा ही नहीं कि 330 रन का टारगेट चेस करना है क्या। भाई जब हमारे बीच में जो ब्रेक आया, लंच ब्रेक आया था, तो टीम मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय किया गया कि हमारे को टारगेट दिया गया था कि आपको हर 10 रन के 10 ओवर में इतने रन बनाने हैं, यानी 50 ओवर में क्या बनाना है, ये हमें टारगेट नहीं दिया गया। हमें टारगेट क्या दिया गया था, टीम ने, मैनेजमेंट ने, 10 ओवर में 4 रन बनाने हैं। 10 ओवर के अगर 50 ओवर है तो कितने हो गए, 5 सेगमेंट। तो 10 ओवर में आपको 1 से लेकर 10 ओवर के बीच में रन बनाने हैं 100, 10 से लेकर 20 के बीच में रन बनाने हैं, सपोज करिए आपको 70, इसके बीच में बनाने हैं 60, अगले के बीच इतने बनाने हैं, ऐसे में टारगेट दिया गया। बोले मेरा टारगेट इतना ही था कि मेरे को 10 ओवर में क्या मारने हैं, 100 रन टांगने हैं। मेरा 300 टारगेट था ही नहीं। अगला जो भी उस ब्रेक में 10 से 20 के बीच में खेलेंगे उसको इतना ही टारगेट है। बोले हम उस अकॉर्डिंग चल रहे थे। ये क्या कहलाएगा, बड़े गोल को क्या कर लिया हमने, छोटे गोल में बांट लिया। यह है सब गोल एनालिसिस। तो आप अपना बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे गोल में चला लेते हैं। ये क्या है, अब ये कई लोगों ने अपने गोल तक जाने के लिए ऐसा कभी किया होता है, उन्हें सफलता मिली रही है। दिस इज ए मेंटल शॉर्टकट, दिस इज ए रूल ऑफ थंब। अब ये हर बार काम करे, एक्स के लिए कर भी जाए, वाई पे नहीं भी करे, तो वाई अपना कोई नया तरीका अपना सकता है। अगला मीन्स एंड एनालिसिस। ये तो नाम से पता लग रहा है, मीन्स में साधन और साध्य दोनों का करिए विश्लेषण है कि साध्य कैसा है, उसके लिए हमारे पास जो उपयुक्त साधन है वो उनमें से कौन सा इजी रहेगा चुनने के लिए। मेरे पास अगर 5 साधन हैं तो ये ठीक है। जैसे सपोज आपको सीकर से जाना है बॉम्बे, तो बॉम्बे तो हमारा क्या हो गया एंड लक्ष्य। साधन तुम्हारे पास क्या है, बाई कार जाओ या बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, बाई एयर जाओ। ये मुख्य तौर पे 4-5 तरीके हैं। आप क्या करेंगे, सभी का क्या करेंगे, एनालिसिस। हम एनालिसिस करते हैं 2 आधार पे, टाइम एंड मनी। जाएंगे तो कितना तो खर्चा पड़ेगा ट्रेवलिंग का, और टाइम कितना लगेगा। तीसरा मान लीजिए फिर आपका थकान, फिजिकल आप किस में अधिक थकेंगे, तो आप गुणा भाग करके देखते हैं कि भाई साहब अगर अपन हवाई जहाज से जाते हैं
तो मान लेते हैं 5,000 की टिकट पड़ती है एक आदमी की, कल्पना कर लें कुछ भी ऐसे। और आप अगर बाई ट्रेन जाएंगे एसी से, उसकी भी लगभग लगभग 3-4 हजार 5,000 की उसकी टिकट पड़ रही है। आप बाई कार जाएंगे तो साहब उसका पेट्रोल जलाएंगे, वो मान लो पड़ रहा है 15,000 से प्लस पड़ रहा है। ऊपर से आप ड्राइव करके जाओगे, उसमें थकोगे भी, ऊपर से रिस्क भी रहेगी, थकान आने पे नींद भी आ सकती है, एक्सीडेंट की रिस्क रह सकती है। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला भी यार ये तरीका तो ठीक नहीं है बाई कार जाने वाला, या तो ट्रेन है या क्या है, एरोप्लेन है। फिर 2 बच गए, दोनों में बराबर खर्चा पड़ रहा है, तो फिर आप एरोप्लेन से जाएंगे, उसमें टाइम कम लगेगा, 1 घंटे 20 लेगी, एरोप्लेन घंटे 3 या 4 लेगी। तो आपने क्या किया, एंड तक जाने के लिए उपलब्ध साधनों का क्या किया, एनालिसिस। उसमें जो अवेलेबल तुम्हारे पास पैरामीटर्स थे, टाइम है आपका, उसमें क्या था, मनी था, और साथ में आपकी फिजिकल टायर्डनेस को देखा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगा आप उसका चयन कर लेते हो। ये क्या है, मेंटल शॉर्टकट्स दिमाग में रहते हैं। मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूं, बाकी हम इतने ये गुणा भाग फटाफट कर लेते हैं, दिमाग बहुत जल्दी शॉर्टकट को ढूंढ लेता है। हाँ ये ठीक है एनालिसिस में। वॉकिंग बैकवर्ड, उल्टा चल के भी हम समाधान तक जा सकते हैं। वो कैसे, गणित के सवाल हैं, उनका एक उदाहरण देता हूं जो मैं कई बार स्कूल में करता था। फिर मैं हमेशा से क्या था, लेजी प्रवृत्ति का आदमी, जिस बात में रटना पड़े वो काम ना करो, रटने वाले काम हाँ पढ़ाई पढ़नी को नहीं। तो मैथमेटिक्स में भी कई सारे सवाल में क्या होता था, फॉर्मूला रट के जाने पड़ते थे, भैया फॉर्मूला आएगा तो आप सवाल कर पाओगे। फॉर्मूला से फायदा क्या होता है, टाइम बचता है, सूत्र लिखा, उसमें अंक अप्लाई कर दिए, गुणा भाग किया, उत्तर जाता है। तो फॉर्मूला निसंदेह टाइम सेविंग होता है। पर मेरी हमेशा से बीमारी थी कि भाई साहब रटवा लो काम नहीं करना, सूत्र याद राख सी, टाइम लाग सी लगा लेशा। जैसे अगर ऐसा कोई सवाल दिया जाए, मुझे सवाल बना नहीं पाऊंगा पर आप बताना, अब ऐसे मान लेते हैं, मान लो उस संख्या का मान बताइए जिसमें 4 जोड़ने पर और 6 घटाने पर मतलब कुछ भी वैल्यू आए, ये मान आए। अब ऐसे सवाल करने के लिए या तो आपको उसका कोई तरीका सिखाया होता है स्कूल में, या तो आप उसको फॉलो करके जाओ, वो भी हिस्ट्री की होगा, वो एक क्या रूल ऑफ थंब है, सूत्र भी अपने आप में क्या रूल ऑफ थंब है, वो अप्लाई कर दो। अगर आपको रूल ऑफ थंब नहीं आता, फॉर्मूला नहीं आता, शॉर्टकट नहीं आता, तो क्या करेंगे, हमारे पास मान लो ऐसे 4 विकल्प दिए होंगे, इसमें कोई संख्या लिखी होगी, यहां कोई संख्या लिखी होगी, यहां कोई संख्या लिखी, यहां कोई संख्या लिखी होगी। क्या करो आप, उल्टा चल लो, पहले विकल्प की संख्या पे ये ऊपर दी गई सारी बात अप्लाई करके देख लो, उससे या तो बात हो जाती है, इससे नहीं पार पड़ रही इससे करके देख लो, इससे नहीं पड़ रही इससे करके देख लो, ये है रिवर्स चलना। हमें उत्तर आगे से आता नहीं है तो उल्टा पकड़ लो गेले को, उल्टा करना चालू कर दो। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, इससे लर्निंग टीचिंग नहीं होती है, क्योंकि सवाल दिया गया था आपको सूत्र सिखाने के लिए, तो जिस उद्देश्य से टीचिंग करवाई जा रही है वो तो आप नहीं कर पा रहे, परंतु मेरे को एक प्रॉब्लम का समाधान है वो नहीं हो रहा, सीधे तरीके से नहीं हो रहा, फॉरवर्ड चलने से नहीं हो रहा, तो मैंने क्या कर लिया, बैकवर्ड चल के करने चालू कर दिया। आपको अगर दूसरा तरीका ध्यान हो रहा हो, वो आपके ऐसे वो खेल आते थे पहले, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता था, इसमें इधर से घुसा के यहां निकालना होता था, मेज भूल भुलैया टाइप का। अगर आप इधर से नहीं पार पड़ती क्या करते थे, उल्टा चल लो, जो लास्ट पॉइंट है वहां से आना चालू हो जाओ। आधा यूं चले फिर जाके फंस गए, तो बोले कोई बात नहीं चल लेते हैं, तो आप कई बार फॉरवर्ड कई बार
बैकवर्ड कोई ना कोई तरीके ट्राई करते रहते हो। कभी सफलता फॉरवर्ड से मिलती, कभी मिलती है बैकवर्ड से, वो अलग अलग है। एक है यूजिंग एनालॉजी, सादृश्यता का नियम के आधार पे कर लो। ये भी एक उदाहरण दिखा देता हूं मैथमेटिक्स से ही। रमेश एक लड़का है जो कि 76 लड़कों की एक पंक्ति है, 76 लड़कों की पंक्ति है, ए रो ऑफ 76 बॉयज। उसमें रमेश नाम का लड़का, लेफ्ट हैंड से चलोगे तो 42 नंबर पे खड़ा है, और राइट हैंड से चलेंगे तो बताइए उसकी क्या पोजीशन आएगी। और ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं। टोटल पंक्ति में 76 लड़के हैं। लेफ्ट हैंड से गिनती गिनते हैं तो रमेश 40, आपका जो सेकंड पोजीशन है 42वें नंबर पे विराजमान है। बताइए राइट हैंड से गिनने पे वो कितने नंबर पे विराजमान होगा। इन्होंने तो उत्तर दे दिए ऑनलाइन वालों ने, तो ये बीते बैठे बैठे नाक में आंगली डाल के बैठे हैं। ट्वेंटी 23 उत्तर आया है किसी का 35 उत्तर आया है, पीछे से 35 बता रहे हैं। परेशान मत हुआ, तनाव नहीं लेना अपने का। हाँ जी, 23, 33, 35 सभी तरह के लिख दिया बोर्ड पे। उसने 23 कहा है कि 33 कहा है, वो भी लिख दिया है कि 35 बोला, वो भी लिख दिया है। अब देखो ऐसे सवाल जो आते हैं, कुल इतने बच्चे, राइट हैंड से ये पोजीशनिंग, लेफ्ट हैंड से ये पोजीशनिंग, ऐसे पूछते हैं। अभी तो क्या कर दिया, टोटल नंबर दे दिया, लेफ्ट से दे दिया, राइट से पूछ लिया। कई बार क्या करते हैं, लेफ्ट राइट दोनों से आपको दिया होता है, टोटल आपसे पूछ लेते हैं। कई बार टोटल दिया होता है, राइट दिया, लेफ्ट आपसे पूछ, 3 तरह की बातें होंगी इस सवाल में। ऐसे सवाल में 3 तरह की बातें हैं। बात नंबर 1 टोटल नंबर, बात नंबर 2 लेफ्ट से कितने नंबर पे, और 3 नंबर बात कौन सी, राइट से कितने पे। ऐसे 3 तरह के आंकड़े होंगे। अब ये सवाल कैसे किए जाते हैं, एक तो होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आपको आना चाहिए। उसमें आप वैल्यू फिट करो, गुणा भाग करो, उतर आ जाएगा। तो किसी को सूत्र आता है क्या, किसी को सूत्र आता है तो बता दीजिए। क्या कह रहे हैं, हाँ टोटल दे रखी है। अरे भाई आप तो बता दो फॉर्मूला क्या है, व्याख्या मत करो। नो कंटिन्यूअस प्रोज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधा बताओ फॉर्मूला, शॉर्टकट बताओ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका होता है T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। T फॉर टोटल, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट। तो आपका L और R दोनों का जोड़ करेंगे, उसमें से जोड़ में से एक हटा दोगे और क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू आएगा। अभी तुम्हारे पास T दिया हुआ है, L दिया हुआ है, R पूछा है, -1 आपको करना ही है। अब आपको इक्वेशन करनी आती हो तो सॉल्व तो कर लो। ये इधर ले आओ,
तो क्या हो जाएगा 76 प्लस 1 इज इक्वल टू 42 माइनस आर। ठीक है, कितना हो गया ये 77। 77 में इसको धर लिया हो, क्या हो गया -42, ये आर बच जाएगा। कितना वैल्यू आएगा, इसको घटाओ इसमें से, कितना आएगा 35। कितना आया 35। एक तो ये तरीका है, ऐसा करें। हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता, हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता। अब सिखाता हूं आपको कौन सा वाला कारोबार, यूजिंग एन एनालॉजी। एनालॉजी से कैसे सवाल कर देते हैं। जैसे कभी मेरे को यह सिखाया गया था स्कूल में, आपको सिखाया गया है, यह फॉर्मूला मेरे को नहीं याद रहता था। अब तो मुझे बाई चांस याद था, बाकी मेरे को याद रहता कुछ नहीं है। मैं क्या करता, ऐसे कोई भी फॉर्मूला बताते, उस फॉर्मूला को क्या करता पहले किसी छोटे एग्जाम्पल में कर लेता। छोटा सा एग्जाम्पल मन में सोच लो कुछ भी। जैसे ऐसे मान लें 5 बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने मान लिए जाएं 5 है। 5 का छोटा सा उदाहरण है। इस 5 में ये आपका कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट, ये कौन सा है, राइट। अब आप ये कहो कि जो आदमी, इसका हिसाब निकालें, एक्स आदमी कोई यहां विराजमान है, तो लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे आता है, 2 पे। तो ये आदमी राइट से कितने पे आएगा, 1 2 3 और कितने पे आएगा 4। यानी लेफ्ट से तो आएगा 2 पे और राइट से कितने पे आएगा 4 पे। 4 और 2 का कुल जोड़ कितना होता है, बोलो 6। और आपको कुल संख्या आपने पहले देख रहे कि कितनी है 5। इसका मतलब है कि भाई साहब लेफ्ट राइट का जोड़ करके अगर 1 कम कर लिया जाए तो टोटल आ जाता है। उदाहरण दूसरा ले लो, क्षेत्र, प्रैक्टिकली आप छिंतर लाइन खींचो, ऐसे क्षेत्र की संख्या लिखो, फिर 42 पे जाओ, यो गिनो, ये अधिक टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप छोटा एग्जाम्पल अपने आप बना लो, उसमें जो तरीका होगा वो तरीका भी यहां अप्लाई कर लेंगे। अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं आते हैं तब, या तो रटा हुआ फॉर्मूला हो, इफ यू हैव नो आइडिया ऑफ एनी फॉर्मूला, तो सेम तरह की शर्तें, जो शर्तें दी गई हैं वैसी शर्तों को क्षेत्र पे हटा के और 7 पे कर लो, 5 पे कर लो, 3 पे कर लो। 3 है बच्चे, अगर ये बच्चा इधर से कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे, तो राइट से भी कितने पे आएगा, 2 पे ही आएगा। एक और है 2 पे, 2 का जोड़ कितना होता है 4। कितना, 1 कम कर दो, 1 कम कर दो, कुल बच्चे आ जाते हैं। तो लेफ्ट राइट को जोड़ के उसमें से 1 कम करने से क्या निकल जाते हैं, टोटल निकल जाते हैं। या तो ये फॉर्मूला होना चाहिए याद नहीं है, तो हमने छोटा उदाहरण खुद बना लिया उन्हीं जैसी शर्तों का, वो उदाहरण खुद बना लिया। नहीं, ये तो हो गया एक चीज, इसके समान ही ये काम करेगा, जो समान काम करेगा इसको ही क्या बोलते हैं, एनालॉजी। क्या होती है एनालॉजी, समान चीज। ओके, तो हम एक्स प्रॉब्लम के समान, हमें कोई समस्या दी हुई है, उस सेम समस्या जैसी नई समस्या आप सोच लो। वो समस्या छोटी होनी चाहिए साइज के हिसाब से, जो आप इजीली उसको कर सको, फिर वही प्रोसीजर वहां अप्लाई कर लेते हैं। ये सारे तरीके किस नाम के अंतर्गत आते हैं, ह्यूरिस्टिक में आते हैं। सब गोल एनालिसिस, मीन एंड एनालिसिस, वर्किंग बैकवर्ड यूजिंग एनालॉजी, ये सारे ह्यूरिस्टिक हैं। ये तरीके भी किसके हैं,
प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही हैं। इसमें उस पीछे की तुलना में टाइम और लेबर क्या होती है, बचती है, यानी ये इकोनॉमिक पैटर्न है। और इसमें गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं है, इसमें गारंटी ऑफ सक्सेस कम है इन कंपैरिजन विद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में टाइम भले ही लगता है पर यह कन्फर्म है कि समाधान आएगा ही आएगा। इसमें अक्सर आ जाता है परंतु गारंटी नहीं होती, नॉट गारंटीड, दैट इज गारंटीड। अब आते हैं लास्ट तरह की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पे, जिसका क्या नाम है, डिसीजन टेबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। पहले तो ये समझना है कि ये स्ट्रेटजी आती किस काम में है, इसका यूज कब किया जाता है। तो ये जो आपने ऊपर पढ़ी कंटिन्यूअस तो किस काम आती है, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या प्रक्रियाओं को समझाने में, और ये दोनों किस काम आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक कॉमन बात थी, ये इन दोनों में आती है। तो लिखा बोथ, बोथ कौन सी, ये नाम भी और ये नाम भी, फॉर डीलिंग with difficult and complex concepts and tedious procedure, ये तो हो गया यहां वाला नाम, एंड और ये नाम हो गया फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कैसे ये बात आई, समझ में आ गई। कंटिन्यूअस प्रोज आता है डिफिकल्ट चीजों को हैंडल करने में, और एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और डिसीजन टेबल इन दोनों के काम में ही पाए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए भी हो सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हो सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसका वही तरीका है जो तरीका पीछे किसका पढ़े हैं, पीआई का पढ़े हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का पढ़े हैं, जो स्किनर का लर्निंग में मामला था ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें क्या कहा था स्किनर ने कि जो प्रॉब्लम दी जाती है उसको आप छोटे छोटे खंडों में, फ्रेम्स में बांट के 1 बाय 1 बच्चों के सामने क्या करेंगे, पेश करेंगे। उसमें हर बच्चा पहले दी गई फ्रेम को पढ़ेगा, उसका हाथों हाथ इमीडिएट क्या करे, और सॉरी बच्चा पढ़ के उसके नीचे दिए गए सवाल का जवाब देगा। अगर जवाब सही आता है इमीडिएट हमें टीचर को क्या देना होता है, रीइंफोर्समेंट, और अगली उसको फ्रेम पेश कर देनी है। तो यो मान लो जो चीज हमारी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है उसी को ही कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के टॉपिक में क्या बोल दिया गया है, डिसीजन टेबल बोल दिया गया है। रत्ती भर भी फर्क नहीं है, अक्षर का भी फर्क नहीं है। इससे दोनों फायदे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी और कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करने में भी बेनिफिट मिलने वाला है। यही आपके यहां लिखा हुआ है, गौर फरमाएंगे। डिसीजन टेबल वाला ये आपको करना क्या है, यहां पे प्रोग्राम्ड वाला वर्ड नहीं लिखा है, बाकी इसको काम कैसे, ये फैक्टर ध्यान रखो। कंटेंट या मटेरियल जो है, टास्क है, फर्स्ट डिवाइड इनटू सम वेल ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल यूनिट्स, स्टेप में बांट लो। इसी को पीआई के टॉपिक में क्या कहा गया था, फ्रेम्स बोला गया था। फिर सीक्वेंस जो इकाइयां यानी जो फ्रेम है प्रेजेंटेड पेश करनी है, इन सच वे ऐसे पेश करनी है कि स्टूडेंट क्या करे, मिनिमम गलती करे। मिनिमम गलती क्यों करेगा, छोटी छोटी फ्रेम में गलती के चांस कम होंगे, एक फ्रेम में 2 सेंटेंस होंगे, उसमें एक सवाल बनेगा, पक्का ही सही आएगा। अतः फ्रेम इतनी छोटी होनी चाहिए कि बच्चे के द्वारा क्या हो, कम से कम गलती होने की गुंजाइश हो। तो तभी होगी जब फ्रेम कैसी होगी, आपकी शॉर्ट होगी, छोटे छोटे भाग में डिवाइड की जाएगी। अब इस फ्रेम को व्हेन स्टूडेंट इज जब बच्चे के पेश कर दी जाएगी, पर्टिकुलर आपने कोई से फ्रेम या क्या बोलो सब यूनिट पेश कर दी, उससे कहेंगे रेस्पोंड करो, जवाब दो, कंफर्म करो कि उसका रेस्पॉन्स क्या हुआ है, करेक्ट। ही में गेट ड्यू, तो उसे सही जवाब पे क्या मिलना चाहिए, उचित रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। और उसे अलाउ कर दो कि नेक्स्ट
यूनिट का अगली फ्रेम के ऊपर काम कर लो। हालांकि अगर उसका जवाब आता है गलत, रोंग आता है, तो अगली फ्रेम देनी नहीं है, पहले वापस पढ़ो, सही जवाब तक आओ। अगर वो गलती करता है तो उसकी लर्निंग जो डिफिकल्टी है उसकी आप डायग्नोसिस करो और उसे रीड रेमेडियल टीचिंग दोबारा सिखाओ, दोबारा समझाओ, तब तक सिखाओ जब तक कि वो सही उत्तर तक न आ जाए। अगला, कंटेंट मटेरियल प्रेजेंट करते समय लर्नर क्या करता है? शेप एक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम को खुद अपने दिमाग में शेपिंग करेगा। वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल एक्सप्लेन होनी चाहिए, ताकि बच्चों कॉज इफेक्ट के बातें अपने आप ही पढ़ने पे समझ में आ जाएं। तो यह है आपकी फ्रेम सुव्यवस्थित होनी चाहिए, प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। डिजाइन और फॉर्म बच्चों के सामने दी जाएं, बच्चे अपने आप समझ जाते हैं, सामान्य सी बात है। अब इसमें यहां भी खास बात नहीं मिलेगी। इससे फायदे क्या होंगे? आखिरी बिंदु, इससे फायदे क्या होते हैं? सेल्फ लर्निंग। एक तो बच्चे अपने आप सीखते हैं और यही नाम क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। हालांकि फ्रेम मेरी बनाई हुई हैं, पर बच्चे अपने आप लर्निंग कर पाते हैं। टीचिंग ऑफ कंटेंट मटेरियल बीइंग प्रॉपरली, पूरा मैटर क्या होना चाहिए? प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए इकाइयों में। इंस्ट्रक्शन जो हैं कैरी आउट होने चाहिए। टीचिंग मशीन पे भी काम करा सकते हो आधुनिक जमाने के हिसाब से, और चाहो तो मॉडर्न टाइम में क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन पे भी काम करा सकते हो। तो बात समझ में आ गई? पूरा पीआई का टॉपिक नकल मार दिया गया है, बस हेडिंग का नाम क्या निकाल दिया गया है? डिसीजन टेबल नाम दे दिया गया है। ओके, तो ये चारों प्रकार की हमारी है कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी, जो आप इकट्ठे में सार में देख रहे हैं। वापिस मैं लास्ट में बोल देता हूं, कंटिन्यूअस प्रोज वाली है वो कॉम्प्लेक्स विषय वस्तु को पढ़ाने में आती है। इसमें आपका काम होता है टीचर का एक्सप्लेन करना प्रोज फोरम में। इसमें बच्चे लगभग श्रोता रूप में ही होते हैं। यहां पे एल्गोरिथम में प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, ह्यूरिस्टिक में प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। इसमें स्टेप बाय स्टेप एवरी पॉसिबल स्टेप पे जाना होता है, गारंटी होती है समाधान की। यहाँ मेंटल शॉर्टकट या थर्मल अपनाए जाते हैं, इससे कई बार समाधान हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, हालांकि टाइम सेविंग है। और अगला है डिसीजन टेबल, जो कि स्किनर के प्रोग्राम्ड इस वाले तरीकों को फॉलो करते हैं, जहां छोटे छोटे पार्ट में प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स मैटर को काट के बांट के पेश किया जाएगा। बच्चा हर फ्रेम को पढ़ के अपना जवाब देगा, जवाब सही होने पे हाथों हाथ रिइंफोर्समेंट देंगे, नई फ्रेम सौंप देंगे। ऐसे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से बच्चे के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर जवाब गलत है तो हम उसकी डायग्नोस करके उसका समाधान करने वाला काम करेंगे। इससे बच्चे सेल्फ लर्निंग करते हैं, अपनी गति से अपने हिसाब से सीख पाते हैं। दीज आर द फोर कम्युनिकेशन strategies for problem solving as well as dealing difficult subject matter। कठिन वस्तु के लिए, विषय वस्तु के लिए या समस्या समाधान के लिए क्या बनाई गई हैं? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई गई हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोज केवल और केवल डिफिकल्ट विषय वस्तु के लिए है, ये दोनों केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैं, और डिसीजन टेबल है वो दोनों चीजों में ही काम आती है। दैट्स ओके। टेबल में सारी बात जल्दी समझ में आएगी, पीछे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, टेबल में पूरा मैटर चारों का इकट्ठा में होल में एक साथ तुलना में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका कम्युनिकेशन वाला टॉपिक फिनिश हो गया। कल कौन सी बात करेंगे? TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो इजी मैटर है।